वीडियो देखने का क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्या कैटेगरी हो, किस तरह से हमको देखना है कि हमें जो किसका वीडियो देखना चाहिए या किस तरह से, या आपने भी अभी स्टार्ट किया है तैयारी कराने के लिए टेलीग्राम पे, उसके बारे में बताइए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूज कितना करते हो, किस सरकार होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, बाकी लोगों से कंपैरिजन आप मत करिए, आप खुद का प्रोग्रेस देखिए। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मैं टॉपर्स के जो ये होते हैं फाइनल मार्कशीट, वो मैं सामने देखा 3-4 टॉपर्स के, देखा कि यार 1000 मार्क्स के आसपास 900 मार्क्स के अगर लाते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। तो उस एम तक पहुंचने के लिए आपको जो भी चीज़ आपको रोकती है उससे आप दूरी बनाएं। तो अगर मैं फेसबुक खोला एक दिन, जस्ट तैयारी जब स्टार्ट कर मैंने 2 जन 2018 से स्टार्ट किया था, 2 जनवरी से। तो फेसबुक स्टार्ट किया तो मैं 1 घंटा मेरा टाइम वहाँ गया। तो फिर एनालाइज हुआ कि यार ये तो गलत बात है, 1 घंटा वहाँ चला गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फेसबुक को डीएक्टिवेट करूँगा और सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। तो वो मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन था। तो आपको आपके लिए जो भी चीज़ आपको अपने एम से रोकती है, आप कोशिश करके 2 साल तक आप माइंड को ऐसा ट्रेन करिए। माइंड को बहुत ईजिली फुसलाया जा सकता है, मैं अपने पूरे तैयारी में ये देखा हूँ। आप माइंड को बोलिए कि 1 महीने बाद, ठीक है 1 महीने तक मैं नहीं यूज़ करूँगा, 1 महीने बाद देखेंगे। फिर 1 महीने से 2 महीने हो गए, फिर 1 साल हो गए, और अभी तो मन ही नहीं करता उतना यूज़ करने का। सो मेरा ये कहना है कि जो भी आप खुद एनालाइज करिए। और मैंने जो ट्विटर हैंडल बनाया वो फेक अकाउंट काफ़ी बन गए थे, इस वजह से मैं एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाया, शुभम KR_IAS है। आप फॉलो मत करिए ऐसे बता रहा हूँ। आप बस टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वो साल भर जो है मैं वहाँ। अच्छा, ये टेलीग्राम भी 2-4 मैंने देखा है, आपके ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, कैसे समझेंगे उसका बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो है यूजर नेम है जिससे देख सकते हैं। अदरवाइज आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपके पिक्चर लगे हुए, मम्मी पापा का वीडियो वगैरह वगैरह पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे। तो आप निक नेम जो है वो बता दीजिए ताकि आपको जो है फॉलो उसी माध्यम से वो लोग कर पाए। टेलीग्राम पे चैनल का नाम है शुभम कुमार स्ट्रेटजी एंड नोट्स फॉर UPSC। बट ऐसा आपको 2-3 चैनल में मिल सकता है, तो उसका लिंक में जाइएगा तो वहाँ पे एक काम करेंगे, वो हम आप लोगों को बता देंगे, हमारा मिशन 50 का भी चैनल है उस पर, और उस पर भी शुभम कुमार अवेलेबल रहेंगे जहाँ पे आपको गाइड करेंगे। तो प्रॉपर जो है इसे मैं पूछकर आप लोगों को कन्वे कर दूंगा, या फिर जो भी हमें अभी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हजारों जो हमारे एक्सपीरियंस है, उनको भी पता हो जाएगा, चैट बॉक्स में बता पाऊंगा। उसमें ये है कि शुभम SHUBHMKR_IAS ये ट्विटर का भी हैंडल है और टेलीग्राम पे भी यही आईडी है। तो दोनों का सेम है। और जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वो मैं पर्सनली मैं लिखा हूँ, लंबा एक लिखा हूँ कैसे प्रेजेंट अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आपको पढ़ के लग जाएगा कि ये ऑफिशियल है। और वहाँ पे मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा कि कैसे नोट्स बनाना था। फिर मेंस के लिए भी जो भी लिंक वगैरह होगा, जहाँ कहीं भी मैं बोलूँगा वहाँ पे लिंक में शेयर करूँगा। और ये पूरे प्रिपरेशन में मैं यूट्यूब देखता था। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे। सो एक तो आप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, और कभी कभी आपको मन नहीं लगता क्या करें मोटिवेशन के लिए, आप बस खाना खाइए और यूट्यूब पे लगा दीजिए और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है ऐसे लोगों को देखते हुए। तो वैसा करते शुभम जी, वो क्वेश्चन है कि जितने टॉपर होते हैं उतने अलग अलग बुक लिस्ट होता है। अब बुक लिस्ट जो है आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे पीटी के लिए, मेंस के लिए, दोनों ही ध्यान से सभी लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे, ताकि यही पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि सब अलग अलग बताएंगे, मैं अलग बताऊंगा, ये अलग बताएंगे, या फिर दूसरे टॉपर अलग अलग बताएंगे, तो सब अच्छी होती है। लेकिन कौन सी सटीक टेक्स्ट बुक है वो आप बता दीजिए एक एक करके, तो ये लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि उनकी प्रिपरेशन सही दिशा में जा सके। ये सारे टॉपर्स कुछ ना कुछ अलग बताएंगे आपको। तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ कि शुरुआत में काफ़ी सारे वीडियोस देखा तो सारे टॉपर्स अलग अलग बता रहे, बट एक कॉमन आपको थीम दिखेगा सारे टॉपर्स में कि सारे लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा, मॉक टेस्ट अच्छा दिया होगा, सोर्सेज एक ही रेफर किए होंगे, आंसर राइटिंग एक ही जगह से किया होगा, तो उस टाइप का रहता है। तो मुझे तो ऐसे 6-7 महीने लगे थे शुरुआत में डिसाइड करना कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा हुआ था कि 2018 में मैं कोचिंग किया था विजन आया से दिल्ली में। तो वहाँ पे जो बेसिक बुक्स होते हैं उसका वो जो है वो पढ़ा दिए थे क्लास में। तो इस वजह से मैं बेसिक बुक्स को भी ज़्यादा रेफर नहीं किया। बट जैसे मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी में, तो वो मैं ऑलमोस्ट जो क्लास में जो सर पढ़ाए उसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए थे उसको बस मैं रेफर किया।
स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने क्लास में नहीं पढ़ा, तो मैं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा। देखिए ये आप डिफ्रेंशिएट करिए कि अगर क्लास में जो पढ़ाई हो गया तो मैं ज़्यादा उसको रेफर नहीं कर किया, मैं क्वेश्चन लगा के देखा, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैंने लक्ष्मीकांत के भी टॉपिक छोड़ दिए। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस जहाँ तक आता है आप वहाँ तक आप बुक को रेफर कर सकते हैं। फिर एंशिएंट मीडिएवल के मेरे खुद के नोट्स थे, आर्ट एंड कल्चर के खुद के नोट्स थे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सारे बुक लिस्ट देखा था और मैं फाइनलाइज किया था कि जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 12 या 11 के 3 एनसीईआरटी हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, एंशिएंट मीडिएवल और मॉडर्न। वहाँ न्यू एनसीईआरटी से अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ो, एंशिएंट मीडिएवल आर्ट एंड कल्चर का, फिर बोलेंगे तमिलनाडु का भी पढ़ो। मैं कहूँगा कि कोई एक चीज़ ही पढ़े, मोस्टली आपको या न्यू एनसीईआरटी पढ़े या तमिलनाडु पब्लिकेशन का आता है वो पढ़े, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मेंस में बहुत लिमिटेड है। जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं पूरा हिस्ट्री मिला करके पेपर 1 में, तो 50-60 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। प्रीलिम्स में हिस्ट्री का ओवरऑल 14 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी अच्छा वेटेज होता है, तो उसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है इकोनॉमी के लिए? सर इकोनॉमी में मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, मेरे कोचिंग के थोड़े नोट्स थे जो उसको आपने पढ़ा था। हाँ, और इसके अलावा देखिए इकोनॉमी जो है, मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, अभी मैं प्रीलिम्स पे हूँ, मेंस पे मैं इकोनॉमी पे आप देखेंगे कि कुछ स्टैटिक पार्ट भी पूछता है, लेकिन बहुत हद तक डायनामिक पार्ट होता है। तो जब मैं न्यूज़ अगर पढ़ता था तो सारे जो टर्म्स नए नए आते हैं और आप प्रीवियस क्वेश्चन को अभी से थोड़ा क्योंकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो जो इकोनॉमी का है वो डायनेमिक रहता है, बैंकिंग एरिया से पहले क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास में तो यहाँ इकोनॉमिक पढ़ाई तो मैं क्या किया कि क्लास में मुझे पढ़ा दिया था, तो मैं कोई बुक नहीं रेफर किया, मैं क्लास को ही करके नोट्स को 2-3 बार पढ़ा और फिर मैं क्वेश्चंस लगाया। क्वेश्चंस मैं लगाया तो मैं देखा कि 70% क्वेश्चन जो हैं जो स्टैटिक पार्ट है वो हो रहे हैं, तो फिर मैं कहीं और ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं। और जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर जो भी टर्म्स आते हैं न्यूज़पेपर में उसको गूगल करिए, ये हैबिट बना लीजिए, कुछ अगर नहीं आ रहा है तो गूगल करिए। और मैं क्या करता था, गूगल के बाद मैं टैब्स को ओपन रखता था मैं अपने फ़ोन पे, अगर मुझे याद नहीं हुआ ये टर्म्स क्या है तो मैं टैब्स ओपन रखता था। एनी टाइम मेरे फ़ोन पे लगभग 400-500 टैब्स ओपन रहते थे, तो बाद में अगर रिवीजन करने का हुआ तो फ़ोन पे ऐसे ऐसे करके पूरा रिवीजन कर लिया, या नहीं तो अगर मुझे टैब क्लोज करना है तो वहीं कोई एक नोटबुक बना लिया, वहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया। तो इनिशियली मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था, बाद में थोड़ा ऑनलाइन बनाने लगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पेजेस इधर उधर हो जाते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई एक जगह बनाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आइज का मैगजीन फॉलो किया था, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, मंथली मैगजीन है। तो बट आप मैगजीन पे जो है वो बस डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आप मंथ के एंड में उतना सारा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यूअस आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के लिए मैं हिंदू पढ़ता था, बट फिर बाद में ऐसा हुआ कि हिंदू में थोड़े नेगेटिव न्यूज़ अच्छे खासे आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा बैलेंस आउट करता हूँ, तो फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज आता है वो मैं पढ़ता था। और ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो मैं मेंस में भी पढ़ा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं कंसिस्टेंटली पढ़ा। प्रीलिम्स में कभी कभी होता था कि एक दिन मिस भी हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करें कि आप फॉलो कर पा रहे हैं 1 घंटे। पॉलिटिकल न्यूज़ ना पढ़ें, स्पोर्ट्स के न्यूज़ ना पढ़ें, जो काम के हैं, जो एडिटोरियल होता है और फ्रंट पेज होता है, बस इतना ही। आपको 45 या 50 मिनट्स लगेंगे। इनिशियली मैं 2 घंटे लेता था टाइम, फिर उसको कम किया, फिर टाइमर लगा के पढ़ता था। मेरे पास हमेशा एक स्टॉप वॉच होता था, गले में भी उसमें ये भी था, गले में भी डाल देता था, स्टॉप वॉच डाला। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर मैं अपने चेयर से उठता था तो उसको मैं रोक लेता था, फिर टाइमर वो मैं स्टार्ट कर दिया, तो वैसे करके आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कितने घंटे दे रहे हैं, कितने घंटे बाहर जा रहे हैं। और ये न्यूज़पेपर का हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। सो यही है। इन्वायरमेंट में भी मेरे क्लास के नोट्स पे शंकर आयस थोड़ा सा मैं पढ़ा था। शंकर आयस लोग जनरली शंकर आयस का रेफर करते हैं,
बट अगर स्टैटिक पार्ट अगर आपको क्लासरूम में हो जा रहा है तो आप वो कर लीजिए। अगर बुक रेफर करना कर सकते हैं, मैंने रेफर नहीं किया था। और जो डायनेमिक पार्ट है इन्वायरमेंट का साइंस है बहुत ज़्यादा डायनेमिक, तो इसके लिए मैं क्या करता था, देखिए अगर आप बुक रेफर करेंगे या बुक पे हमेशा पूरी डिपेंडेंट होंगे, जो सबसे करंट क्वेश्चन है वो बुक में भी नहीं आएगा, वो एक साल 2 साल बाद आता है। और यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछेगा बुक वैसा ही छापा, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ चलो यहाँ बुक से आया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो जितनी भी किताबें हैं वो धीरे धीरे मोटी होती जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न से वो कंटेंट जो है ऐड करते हैं। तो आपको एक स्टेप आगे रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देखिए कहाँ से पूछना है, फिर आप बुक्स या कोई और बुक रेफर करें या गूगल करें। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करता था कि अगर आप देखेंगे जो नेशनल पार्क हैं ये सबसे क्वेश्चन आता है, टाइगर रिजर्व से आता है। इसमें एक वेबसाइट है एनविस करके, ENVIS, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नेशनल पार्क हैं सारे डिटेल्स है वो आ जाएंगे। अब 50 टाइगर रिजर्व है, 51 आई थिंक ना, और 52 हो गया। तो वहाँ का आपको एज अ लोकेशन कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सबसे एरिया में सबसे बड़ा है, पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप गो थ्रू करें, इसमें आपको हार्डली एक दिन लगेगा। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप 3-4 लोग मिल के पढ़ेंगे और बोलेंगे कि तुम पूछो, तुम पूछो, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे पीयर ग्रुप में, तो आपको एक दिन में सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, आपको एक दिन में सारे ये याद हो जाएंगे, टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ का जो होता है वो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गेस वर्क कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। फिर एक होता है ईयर एंड रिव्यू, सारे मिनिस्ट्री का PIB पे ईयर एंड रिव्यू आता है 10 पेज का। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी निकालने लगे हैं उसका जिस्ट, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप PIB वहाँ पे डालिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOEFCC ईयर एंड रिव्यू PIB, आप गूगल करेंगे पहला लिंक आएगा, आप उसको खोलिए। 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। इन्वायरमेंट के लिए मैं लास्ट 2 इयर्स का जो है वो ईयर एंड रिव्यू देखता था। अब ईयर एंड रिव्यू पढ़ने का भी तरीका है, आप पढ़िए, वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक रहेगा कि ये स्कीम न्यूज़ में है, ये चीज़ है, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि गवर्नमेंट के मुताबिक कौन सा स्कीम इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप उस स्कीम को आप गूगल करके उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आप स्कीम्स वगैरह पढ़ने जाएंगे तो 400-500 पेज की किताब हो जाएगी पूरे गवर्नमेंट स्कीम की, उतना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता था कि जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर फार्मर्स का है, हाँ वो है, फिर आपका इंडस्ट्री का है, फिर MOEFCC है, तो ये सारे जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है उसका आप ईयर एंड रिव्यू आप देख लीजिए और फिर उसको गूगल कर लीजिए। जो उसके अंदर कोई टर्म्स अच्छे आ रहे हैं, कोई स्कीम्स आ रहा है वो आप कर लीजिए। इससे आपका नॉलेज ब्रॉड होगा, आप ऑप्शंस जो है प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर पाएंगे। और बहुत बार होता है कि मैं 2020 में देखा, 2019 में भी देखा, क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आ जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है, तो 3-4 लोग हम लोग बैठते थे, दोस्त लोग, और UN के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके वेबसाइट पे जाके उनका सारा टैब फटाफट चेक कर लेते थे, उसके कोई न्यू इनिशिएटिव है तो उसको हम लोग ट्रैक कर लेते थे। तो ये आप काम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, 2-3 लोग मिलकर अगर करेंगे तो जैसे UNCBD है, UNCCD है, ऐसे करके आप सारे यूनाइटेड नेशंस के जो इम्पोर्टेंट हैं टॉप 10 आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके 2 पेज के, मेरा जो फाइनल होता था वो 4 पेज का नोट्स होता था PIB से, और इससे सब मिला के 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं या नॉलेज ब्रॉड हो जाता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर एक प्रीलिम्स में आता है आपको रिपोर्ट एंड इंडाइसेस का आता है। तो आप
गूगल पे डालेंगे कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस रिसेंट यूपीएससी, तो आपको एक जो लिंक आएगा आप वहाँ पे देख लीजिए। मैं लॉ एक्सेलेंस करके एक आता है, उसका जो है रिपोर्ट इंडाइसेस वगैरह देखा था। लेकिन आप कहीं से भी आप गूगल भी करेंगे, यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई भी वेबसाइट से आता है, 2-3 आप चेक कर लें तो आप वहाँ से 50-100 रिपोर्ट का एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए। यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन पूछती थी, 2020 में नहीं पूछी, 19 तक पूछती थी 1 या 2 क्वेश्चन। तो ऐसे से करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो तैयारी है वो आप थोड़ा डायनेमिक रखें, थोड़ा गूगल का अच्छा इस्तेमाल करें। जो टॉपिक न्यूज़ में आ रहा है, जो आपको मैगजीन में, जो न्यूज़पेपर में आता है, उसको थोड़ा गूगल करें, उसके थोड़ा नोट्स बनाएं। और प्रीलिम्स में ये बहुत जरूरी है कि आपका थोड़ा नॉलेज जो है वो ब्रॉड। प्लेस ऑफ इंटरव्यू की बात आती है कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इंटरव्यू के दरमियान कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या क्या पूछे गए और आपने जवाब क्या दिया, वैसे प्रश्न इसका जवाब नहीं भी दे पाए, कैसे आपने इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उससे पहले सब थोड़ा एक प्रीलिम्स और मेंस का। हाँ मैंने भाई बताइए, तो अच्छी बात है और पूरा समय लेने के लिए मुझे आए हैं और जितने बच्चे हैं हमारे इसके अलावा पूरे इंडिया के लोग अभी आपको लाइव के माध्यम से भी देख रहे हैं, इसीलिए आप समझे कि अभी लाखों हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं और इतना टेबल जो है वो कभी मौका मिलता है, फिर आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे आज से पुणे। और इतने भी प्रश्न है आप लोगों के, वो प्रश्न भी हम लोग लेंगे और क्योंकि लाइन कट गई थी इसलिए पसीना ज्यादा हो रहा था, अब जो है आ गई है थोड़ी, और एक दो जगह और भी जाना है सबको, इसलिए आप प्रश्न जी बताइए ना, आप अपनी तरफ से बताएंगे, ज्यादा बेटर बताएंगे। तो प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि अगर मॉक टेस्ट देता है आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स में रीजन आया का जो 35 पेज में सारा देता था, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कोचिंग है, काफ़ी सारे कोचिंग उसके जो है फुल टेस्ट ऐसे लगाता है। आप कोई भी कोचिंग का जो है पूरा टेस्ट लगा सकते हैं और बाकी कोचिंग का और जब मार्क्स में देखता था तो मुझे 2020 में विजन आईएएस के एक टेस्ट में 54 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और एग्जाम से जस्ट 20 डेज बिफोर ऐसे हुआ था, उसके बाद मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि आपको मेरे मार्क्स जो है कंसिस्टेंटली 80 ही आते सारे और 2019 में मेरे मार्क्स 110 थे और 2020 में अराउंड 120। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट का मार्क्स है वो आपके रियल एग्जाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रियल एग्जाम में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉमन सेंस लगा के आप ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुँच सकते हैं। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए, 2019 में मैंने लगभग 72 मॉक टेस्ट लगाया था, हर दिन ही एक मॉक टेस्ट लगाता था। तो इसका बहुत एक अच्छा तरीका है कि जब आप प्लान करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाना है, अगर आप दिन के एंड में प्लान करेंगे तो कभी मॉक टेस्ट दे नहीं पाएंगे। अगर आप दिन के शुरुआत में करेंगे तो उसमें भी मैं क्या करता था कि बेड से उठता था तो सीधा मॉक टेस्ट देता था 7 बजे से 9 बजे तक। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को फोर्स मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग में टेस्ट लगा सकते हैं। और 2020 में टाइम कम था, उसके बाद में मैंने लगभग टेस्ट दिया था। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ठीक है, आप एक मॉक टेस्ट देते देते आपको एक हैबिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट पे इंटरेस्ट करना चाहता हूँ, आप सिमुलेट हो जाएंगे कि एग्जाम में कैसे मैनेज करना है। 2-3 इटरेशन में मैं करता था, 1 2 3 करके, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो ये वाला चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करना और ये सब चीज़ करना आप कर सकते हैं। फिर एक यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू यूज एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, अभिजीत सिन्हा सर का है, तो वो आप देख सकते हैं। आधे घंटे का वीडियो है कि एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी कैसे यूज करना है, क्योंकि आपको 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क करना होता है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा। और मेंस के लिए मैं भी जैसे ही प्रीलिम्स हुआ मैं ब्रेक नहीं लेता था, अगले दिन से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। 90 दिन का गैप होता है, आप पहला दिन बैठ के पूरा प्लान करें कब कब आपको टेस्ट लिखते हैं, कितने दिन में क्या करना है। जनरली आधा टाइम मैं ऑप्शन और आधा टाइम जीएस जो है वो यूज करता था। और मेन प्रीलिम्स के जस्ट अगले दिन से जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, 1-1 घंटे का स्टार्ट में, फिर हर तीसरे या चौथे दिन 3 घंटे। ये 2019 में किया। 2020 में थोड़ा कोविड था और
टेस्ट सेंटर्स क्लोज थे, तो कम टेस्ट लिखे, उसके बाद भी मैंने लगभग 15 से 20 टेस्ट जो है वो लिख लिया था, वो 3 महीने के जो ड्यूरेशन। तो टेस्ट सीरीज मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस जैसा कि मैं कहा कि आपका सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, तो आप मॉडल आंसर्स जो हैं वो रेफर कर सकते हैं। मैंने जो मैं विजन एज का टेस्ट सीरीज में लिखा था, तो मैं उसके मॉडल आंसर्स रेफर करता था और उससे भी मैं जो है शॉर्ट नोट्स बनाता था, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा GS 1, 2 इसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा, फिर GS 3, 4 इसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा। तो एग्जाम से पहले 2 घंटे में आपको क्या रिवाइज करना है ये आपको पहले सोचना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरे 10 पेज के काफ़ी क्रिस्प नोट्स होते थे, ऐसे बुलेट पॉइंट्स होते थे, ऐसा वो हथियार जैसा है। एग्जामिनेशन हॉल में घूमते क्वेश्चन में ढूंढता था कहाँ मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकता। तो मेरे पास जैसे इकोनॉमी के लिए 10 ग्राफ होते थे, तो मैं वो इकोनॉमिक सर्वे बजट से उठाता था। आपको याद रखना है कि अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट रेफर करेंगे, मैं सिनॉप्सिस ही रेफर करता था डिजाइन या कोई और कोचिंग का, तो उसमें क्या होता है कि आपको 50 डायग्राम होंगे, आपको ध्यान रखना है कि 50 आपको याद नहीं करने, आपको जो अच्छा लगता है कोई 10 उठा लीजिए। मैं 10 रखा था, मतलब 10 में से भी मैं 5 एग्जामिनेशन हॉल से पहले 5 ही देखा था, और ये था कि 5 भी अगर मैं यूज कर लूँ 20 क्वेश्चन में, तो एक मार्क्स जो है वो सारे क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप हर एक पेपर के लिए जो आप बुलेट पॉइंट्स रेडी रखें और एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले सारा देखें और उसको तुरंत जो है यूज़ करें। और ये यूज़ आप तब कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट में पहले यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे सोचने का कुछ ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो जैसे वाटर का क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वाटर मैनेजमेंट पे, वाटर रिसोर्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं एक चार्ट याद कर लिया कि 1947 में लगभग 5000 लीटर्स पर पर्सन जो है वो था इंडिया में अवेलेबिलिटी, और अभी क्या है और 2050 के अराउंड क्या होगा। तो वो ग्राफ कर लिया और डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा दिया। तो जब भी वाटर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं ये ग्राफ साइड में से करके बनाऊंगा, मैं शेयर करूंगा ये, तो ये सीधा आपका 1 मार्क्स जो है वो बढ़ा सकता है। और आपका एम होना चाहिए कि जो आंसर राइटिंग करते हैं डेली, उससे आपको एक मिनिमम मार्क्स आ जाएगा लगभग 70-80। इसके बाद जब वैल्यू एडिशन करेंगे तो 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, आधा मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चन में आएंगे, तो आप 100 प्लस हो जाएंगे। सो ओवरऑल जीएस में आपका 400 प्लस जो है वो टारगेट है। इंटरव्यू का स्टेज जो है वो थोड़ा ये होता है कि वो आपके हाथ में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो जब लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे मेंस में डिसेंट स्कोर थे, 823 थे, और जीएस में 428 थे 2019 में, बट इंटरव्यू में मुझे 146 ही थे। सो उसके बाद रैंक जो है वो नीचे आया, बट वो मैं चाहता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसमें एक भी सीट बिहार कैडेट में नहीं था। अगर लास्ट ईयर रैंक 1 भी आते तो बिहार कैडेट नहीं मिलता, इस बार एक सीट है। सो इंटरव्यू का मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है, अगर आप कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर लेते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि सर मुझे नहीं पता, आपको 170 to 180 आ जाएगा, मतलब उतना ही करने से आपको 170 आना चाहिए। बाकी जो है वो इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बोला, कितनी कन्विक्शन के साथ बोला। सो इस बार मेरा फोकस ये रहा कि मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में जाऊं तो कॉन्फिडेंटली मैं उनको फेस करूं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज़, हर स्टेज का जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया था और उतने पीयर ग्रुप भी नहीं थे। इस बार मैं क्या किया कि मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस किया, जो आपको क्वेश्चन पता है, जो आपके बैकग्राउंड से। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप 5 दिन भी मिरर के सामने बोलते हैं तो आपका उस जो क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा कि व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, ये सब, ये आपका बहुत अच्छा तैयार है, आप एक्सप्रेशन देख पाएंगे। फिर मैं फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग अच्छा तुम क्वेश्चन पूछो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करता था और कुछ मॉक्स दिए थे। 2019 में मैंने 10-12 जगह मॉक्स दिए थे और उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। 2020 में मैंने एक जगह ही मॉक दिया था, बाकी मैं मिरर के सामने और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो प्रैक्टिस कर लेता था। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस रहा। पहला क्वेश्चन सर का ये था कि अगर तुम गांव से आते हो तो तुम उस एरिया को जानते हो, अगर कटिहार का डीएम बना दिया जाए तो तुम अगले 2 साल क्या करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन थे,
फिर बोले कि गांव में तुम कौन कौन से स्कीम्स देखते हो जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है लास्ट 5 साल में, या कहाँ कहाँ फेलियर है, कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भारतीय रक्षा लेखा सेवा में हूँ, तो उससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो भी होता है उसको मैं प्रिपेयर किया था, और डिफेंस प्रोडक्शन, ऑफसेट क्लॉज, ये सारे से क्वेश्चन आए थे। फिर करंट अफेयर से अफगानिस्तान इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अफगानिस्तान इशू से क्वेश्चन आया। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है IT बॉम्बे, और फिर मेरा इंटर्नशिप था अमेरिका में, 2 महीने का इंटर्नशिप था, तो उसके क्वेश्चन थे। कंपैरिजन करो कि US के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं। सो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे या तो आपके बैकग्राउंड से या तो करंट अफेयर से होंगे, बट इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड से होंगे तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो, कि आपको पता होना चाहिए। और जो करंट अफेयर्स का है तो यू कैन ऑलवेज से कि सर मुझे अभी नहीं पता, या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप हमेशा कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, उसमें आप वो आपको जज नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो है 2 जगह जाना है, मैंने बात भी कर दिया था। अभी इनके अपने जहाँ उन्होंने स्कूलिंग की थी करण कुमार से बात है, और इसीलिए वो जाना है इसके अभी अनुभव का। तो जो प्रश्न वगैरह है, मैंने 15 मिनट का टाइम दिया है। 15 मिनट में आप लोगों के पास जो समय है, मीडिया को भी समय देना है। मीडिया से भी आ गए, बाकी मीडिया के बंधु आ गए, जितने मीडिया वाले हैं सब लोग यही बुला लिया है। कॉल आप देख रहे हैं कि हर सेकेंड कॉल आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जब IAS बने तो इसी तरह से कॉल, इसी तरह से आपका सम्मान, जैसे माता पिता का जो है सम्मान वो बढ़े, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल की आपकी अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप IAS बनते हैं। और मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है। और टफ एग्जाम के लिए अपने आप को साइलेंट रखना, अपने आप को गंभीर रखना, अपने आप को तैयारी के दरमियान डाइवर्ट नहीं होना। बहुत सारी थिंग्स जो है फैमिली, बहुत सारे ऐसे थिंग्स आएंगे बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए और आप समस्याओं से जूझने के लिए। यानी कोई भी चीज अगर आपके सामने मुश्किल आती है तो यह समझना है कि आपको चेक करने आया है, यानी कि आपकी मजबूती करने आया है, कि आपको कमजोर करने आया है। तो आप समझिए कि प्रॉब्लम आ रहा है तो अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जो है सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है और लंबा सेशन जो है हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो है आप लोग जनरली ये हो रहा है। क्वेश्चन कल भी पूछ रहे थे, हालांकि ये प्रासंगिक नहीं है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है। ये बहुत क्वेश्चन था हिंदी मीडियम का। मुझे जो लगता है मैं जवाब दे दूं, हिंदी मीडियम में जो मटेरियल्स है बहुत, जिसका सिलेक्शन जो है करना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश मीडियम बहुत ही कंसाइज है। और अगर बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो सब लोग जो है रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं। बहुत सारी अगर मान लेते हैं कि जैसा स्पेक्ट्रम में बताता हूं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम हिंदी में आते हैं तो विपिन चंद्रा भी पढ़ना है, उनकी किताब पढ़नी है, एस.के. पांडे की किताब पढ़नी, बीएल वर्मा की किताब पढ़नी है, यानी सबकी किताब पढ़ लेनी है। और कुल मिला के क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे जो है लेके रख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में होता है कि बिल्कुल परफेक्टली कंसाइज। दूसरी बात, हिंदी मीडियम से रिजल्ट, आपकी हिंदी भी तो अच्छी होनी चाहिए, उसकी वर्तनी, उसके व्याकरण सब ठीक होने चाहिए। ये कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसका ये सब भी है। ऐसा नहीं कि आप कभी लिखते नहीं है, आप व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे जो है शॉर्टकट में लिखते हैं, वही आदत लगी हुई है, एग्जाम में लिख रहे हैं। मैंने अपनी बातें रखी है, लेकिन शुभम से जानना चाहेंगे कि कैसे जो है हिंदी मीडियम का रिजल्ट इंप्रूव हो और हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम किया। इसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। हिंदी भाषी चुके हैं आप, बताइए। तो मैं देखा हूँ कि अगर आप पॉइंट वाइज देखते हैं मेंस में तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और आपको ज़्यादा मार्क्स आता है। तो जनरली हैबिट होता है लोगों की पैराग्राफ में लिखते हैं हिंदी वाले। अगर आप पैरा में लिख रहे हैं तो आपको 4 लाइन से लंबा पैरा नहीं लिखना है। आप 4 लाइन लिखे, फिर गैप दें, फिर दूसरा पैरा, 4 लाइन ऐसे 3 लाइन या 4 लाइन से ज़्यादा। जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो मैक्सिमम मेरा रहता था कि 2 लाइन, 3 लाइन मैक्स, बहुत ज़्यादा था, जनरली 2 लाइन। तो आप पॉइंट वाइज देखें। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप कोशिश होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन, फिर 10 पॉइंट, आप क्वेश्चन को 2 भाग में बांटे, 5-5, 10 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। फिर 15 मार्क का क्वेश्चन है
तो कोशिश होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन को 3 भाग में बांटे, 5 पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट, फिर कंक्लूजन, और फिर आप सब हेडिंग डालिए, और जो आपका सब हेडिंग होगा वो क्वेश्चन से जो आपको पिक करेंगे, क्वेश्चन वाला ही लाइन आप सब हेडिंग बनाएं, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको ये एहसास होगा कि जो लिखा है वो क्वेश्चन का ही जवाब देगा। सो वहाँ से क्वेश्चन का लाइन बना के सब हेडिंग लिखिए, और 5-5-5 ऐसे करके आप लिखिए। तो पॉइंट वाइज लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, अंडरलाइन करिए और बॉक्स बनाइए। सो मेरा ये ऐसा रहता था कि अगर मैं अपने पेपर्स भी शेयर करूँगा, सो मैं ये करता था कि जो बॉक्स ऐसे बनाता था, कोई कीवर्ड होगा, विद इन दैट 2.5 लाइन आपको एक कीवर्ड होगा जो एग्जामिनर पढ़ के समझ जाएगा, तो कीवर्ड को मैं ऐसे बॉक्स बना देता था। तो ऐसे 5-6 बॉक्स एक क्वेश्चन में होते हैं, तो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको 5 बॉक्स सीधा लिखेगा, वो सीधा मार्क्स देगा। तो वो उसका काम जो है, आपको कोशिश करना है कि एग्जामिनर का काम को आसान करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। रिसोर्सेज का जहाँ तक बोले कि आपको रिसोर्सेज लिमिटेड यूज़ करने हैं, और जैसे करंट अफेयर्स का मैंने बताया कि विजन, मेरे जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो विजन आयर्स का करंट अफेयर्स जो है वो हिंदी वाला वो फॉलो, 365 जो है, 360 मंथली मैगजीन आता है, 365 दोनों आते हैं। सो रवि सिहाग हैं मेरे काफी करीबी दोस्त, वो हिंदी मीडियम से 2 बार उन्हें रैंक आई है, और वो जो है वो फॉलो है। सो ऐसे से करें, और उनका अगर आप पेपर देखें तो वो पॉइंट वाइज भी लिखते हैं, सो आप पॉइंट वाइज लिखें। शुभम की कॉपी जो है मैंने विजन से लेकर अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे कि शुभम का कॉपी आया बाहर, तो वो उस लाइन में आपने देखे होंगे कि जो बता रहे हैं कि उन्होंने जो प्रैक्टिस भी किया था वो मॉडल सेट का भी नीचे जो है वो हाईलाइट किया हुआ, हर लाइन के बाद जो हाईलाइट किया है सब हेडिंग डाला हुआ है, यानी कि एग्जामिनर के काम को उन्होंने आसान कर दिया था, जिसके चलते जो है स्कोरिंग जो है अच्छा होता है। तो आप लोग उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। 2019 का सर वो पेपर है। अभी जो है आप लोग की लेटेस्ट जो है कॉपी लिखेंगे, जब टाइम मिलेगा लिख चुके हैं, तो वो अवेलेबल कराएंगे तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाएंगे कि किस तरह से उसमें लिखना है। 2-3 क्वेश्चन केवल लेंगे। सबसे पहले राइट साइड से किसी को 1-2 जल्दी से क्वेश्चन कर दीजिए, खड़ा हो जाइए, जल्दी बताइए। सर कह रहे हैं कि वो आप जॉब करते हुए भी इस चीज को मैनेज किए, इसके बारे में कुछ प्लान बताइए। जॉब वाले हैं, जॉब पे हैं। मैं मेंस जो है वो जॉब से पहले दे दिया था, क्योंकि मेंस के लिए लवासना की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको मैं स्किप किया था। लेकिन प्रॉब्लम हुई थी, मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि हमें दिसंबर में ज्वाइन करना था और वो बोल रहे थे एग्जाम, और जनवरी में एग्जाम था, तो मेरा पूरा दिसंबर चला गया था वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराने में, तो मैं 20 दिन ऑलमोस्ट पढ़ नहीं पाया था। फिर जब मेंस दे दिया, इंटरव्यू का टाइम आया तो ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ। तो मैं पापा को भी कल बता रहा था कि 2019 का जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था तो 20 दिन पहले लगा कि इस बात को नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही ज़्यादा स्टार्ट किए। और फिर मुझे याद आया कि प्रथम कौशिक रैंक से थे कि उनको भी ऐसा लगा था 18 दिन पहले। जो है 22 या 23 को मैं टेस्ट लिखा था, और मेरे जो पीयर ग्रुप में थे जिसको मैं गाइड किया था उसने लिखा, और ऐसा लगा कि मेरे से अच्छे लिखे। मुझे लगा कि यार मेरा जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं है। सो 9 जनवरी को पेपर था, और 25 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं किया हूँ। तो उस समय मैं अपने जो दोस्त से बात किया, वो मेरा कॉपी देखा, बोला कि भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो इस समय आपको बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों से रहें। आपको हमेशा लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन आप फोकस करें आंसर राइटिंग में, और फिर कोशिश करें कि जो भी तैयारी है उसको, जितना भी तैयारी है उसको अच्छे से अच्छे जो है एग्जामिनेशन हमें लिखें। क्वेश्चन है सी से काफी चैलेंजिंग हो रहा है, हर साल रिजल्ट होते जा रहा है, रिजल्ट से नेगेटिव डिस्कस किया सर, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पार्ट है आरसी का, सर उसमें भी ऑप्शन दे रहे हैं, केवल 1 एंड 2 सर आरसी भी वेरी डिफिकल्ट हो रहा है, ये अगली साल बाय साल सर सी से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। रिजल्ट में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट पेपर 1 से मैं जब भी 2019 और 2020 में पेपर दिया, इवन जो मेरे जो ग्रुप के थे, मैं आईटी जानते के भी थे, खड़गपुर के भी थे, हम लोग सबसे पहले भाग से आपके पेपर 2 चेक करते थे, और कंसिस्टेंटली मेरा दोनों बार पेपर आपके पेपर 2 में ही कम मार्क्स रहे हैं, 100 के करीब ही।
तो मेरा फोकस क्या रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं टारगेट करूंगा, मैं CSAT में टारगेट करता था 50 क्वेश्चन ही करूंगा। मैथ के क्वेश्चंस को मैं बार बार चेक करके करता था और 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट या 5 से 10 क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन में मैं सेलेक्टिव करता था कि जो कॉम्प्रिहेंशन छोटा है उसको मैं पहले करता था और फिर मैथ के क्वेश्चंस को ऑप्शन से शुरू कर देता था। ऑप्शन आप बैठा चेक करके बैक इंजीनियरिंग करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। तो मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन CSAT का नहीं रहा। मैं प्रीवियस ईयर हर साल एक पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का वो एक में लगा लेता था। इन जनरल जो है मैं उतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको इसमें, आप कहीं और या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी CSAT की अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है एंथ्रोपोलॉजी का मैं एक डिटेल वीडियो जस्ट प्रीलिम्स के जस्ट 2-3 दिन बाद मैं लेते आऊँगा, इतना मैं शेयर कर दूंगा। और मेरा जो GS का जो प्रिपरेशन